28 जुलाई 2024 मनासस पार्क, वर्जीनिया, यूएसए। ममता काफले अपने हस्बैंड और अपनी बेटी नीमा के साथ यूएसए में रहती थी। वो सोशल मीडिया पर अपनी बेटी और अपनी पिक्स और वीडियोस भी अपलोड किया करती थी। एवरीथिंग लुक्स गुड एंड हैप्पी। लेकिन एक दिन ममता अचानक से ही गायब हो गई। और अब क्योंकि ममता को यूएसए में शिफ्ट हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो इसी वजह से उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी बन चुके थे। एंड 28 जुलाई वाज द लास्ट डे कि जब उसके दोस्तों ने और उसके हस्बैंड ने उसे आखिरी बार देखा था। तो अब सवाल ये था कि ममता अचानक से गायब कहाँ हो गई थी, आखिर उसके साथ हुआ क्या था। यप, आई एम ज़हीर बशर और आज का केस है ममता काफले का। तो चलें इस केस में आगे बढ़ने से पहले ज़रा ममता काफले के बैकग्राउंड पर एक नज़र डालते हैं। ये शुरू से ही बड़ी समझदार और बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी। ममता की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसकी एज के दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से केयर किया करती थी। ममता एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी। उसके स्कूल में भी A+ ग्रेड्स आते थे। वो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल और डिसिप्लिन रहती थी और इसी वजह से उसके टीचर्स उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करते थे। और वो अपने दूसरे क्लास फेलोज के साथ काफ़ी ज़्यादा जेनरस और काइंड थे। इसी काइंडनेस को अपने अंदर फील करते हुए और इसको बढ़ावा देने के लिए ममता ने नर्सिंग को एज अ कैरियर परस्यू करने का फैसला किया। और अब अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ममता ने बेंगलुरु के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिशन लिया और नर्सिंग में अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। और नर्सिंग के दौरान ही उसकी मुलाकात हुई नरेश भट्ट से। नेपाल में ही रहता और जून 2017 में उसकी यूएसए में एक बहुत अच्छी जॉब लग गई थी और इसकी बाकी की तमाम फैमिली नेपाल में ही रहती थी। और उसका बाप एक फार्मेसी की दुकान चलाता था और इसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। अब जब ममता अपनी नर्सिंग की डिग्री कर रही थी तो उस वक्त नरेश एक वेल सेटल्ड पर्सन था और उसकी एज भी 30s को टच कर रही थी। बेसिकली उसकी ये जॉब रेगुलर नहीं थी। वो यूएस मिलिट्री में एज एन ऑटोमेटल लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट था। नरेश एक बहुत ही ज़्यादा शांत और इंट्रोवर्टेड पर्सन था। उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त नहीं थे, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं किया करता था। और अब क्योंकि ममता और नरेश दोनों ही नेपाली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो अब ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं और अब बहुत ही कम समय में ये एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे। तो देखते ही दिन उनकी ये फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई उनको मालूम भी नहीं था। अब उनका ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक मसला और वो मसला ये था कि इन दोनों की एज में तकरीबन 9 इयर्स का डिफरेंस था, क्योंकि नरेश अबाउट 30 इयर्स का था और ममता अभी सिर्फ 20-21 साल की थी। लेकिन इस सब के बावजूद ये दोनों शादी के लिए बिल्कुल ही राजी थे। लेकिन अब थोड़ा सा मसला नजर आ रहा था, तो वो था ममता के पेरेंट्स। प्रॉब्लम ये थी कि नरेश उससे 9 साल बड़ा था और अब ममता के दिमाग में बार बार ये चल रहा था कि क्या वो शादी के लिए हाँ करेंगे या नहीं। और फॉर्चुनेटली ममता के पेरेंट्स इस शादी के लिए मान गए। उनके माइंड में ये था कि लड़का मैच्योर वेल सेटल्ड है, तो वो उनकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा पुश रखेगा। नाउ बोथ ऑफ देयर फैमिलीज डिसाइडेड कि शादी नेपाल में ही हो और उन्होंने शादी पर अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। और ये बहुत ही एक हैप्पी फैमिली गैदरिंग थी। और 6 महीने नेपाल में रहने के बाद और ये दोनों यूएसए में नरेश के घर ही जाकर रहने लगे। अब ममता क्योंकि पहली बार फॉरेन कंट्री में गई थी, इसलिए उसको वहाँ पर नए दोस्त बनाने में और उनके साथ इंटरेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। और कुछ वक्त के बाद ही ममता आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ पर एडजस्ट होना स्टार्ट हो गई। उसके वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्त बनने लगे और अब कहीं ना कहीं उसको यूएस से काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा। और अब ममता ने अपनी नर्सिंग के पैशन को परस्यू करने के लिए वर्जीनिया में ही नर्सिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। और ट्रेनिंग के दौरान ही उसको वहीं वर्जीनिया के एक हॉस्पिटल में एक काफ़ी अच्छी जॉब भी मिल गई। एंड नाउ दे बोथ हैव बीन अर्निंग और इसी अर्निंग की वजह से अब इन्होंने एक कार भी खरीद ली थी। और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और अब उनकी शादी को तकरीबन 2 साल गुजर गए। एंड एट 20 अगस्त 2023 उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने नीमा रखा। ये उनकी लाइफ का एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था। ये दोनों पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे
क्योंकि ये उनका एक पहला बच्चा था। और इसी खुशी में नरेश ने मनासिस पार्क में 5 कमरों का घर, और अब ये तीनों मनासिस पार्क में शिफ्ट। ममता कोशिश किया करती थी कि वो अपना ज्यादातर वक्त अपनी बेटी के साथ ही गुजारे, और वो अपनी बेटी के साथ वीडियोस और पिक्स सोशल मीडिया पर भी अपलोड करती रहती थी। हर बैलेंस वाज सो गुड कि अब वो अपनी जॉब को भी मैनेज कर रही थी, और इसके साथ साथ वो अपनी बेटी नीमा को भी पूरा टाइम दिया करती थी। शी वाज वेरी चार्मिंग, वो सबके साथ बहुत ही अच्छे से हंस कर बात किया करती थी। बट ऑन द अदर साइड नरेश वाज दैट ऑपोजिट पर्सन। उसकी एक अलग ही बात थी, वो एक इंट्रोवर्टेड टाइप का पर्सन था, और वो ममता से बिल्कुल एक ऑपोजिट पर्सनैलिटी थी। बट इन दोनों की एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा था कि उनमें कुछ रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स ये कहते थे कि इनकी फैमिली एक बिल्कुल ही परफेक्ट फैमिली है। बट वक्त को बदलते ज़्यादा वक्त नहीं लगता। एंड नाउ नरेश गेट्स जॉबलेस, और अब यहाँ से कहानी बिल्कुल ही बदलना स्टार्ट हो जाती है। और अब अपनी जॉब के छीन जाने के बाद नरेश काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगता है, और अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ममता पर ही आ जाती हैं। और अब नरेश की जॉब चले जाने के बाद इनकी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजिंग आना स्टार्ट हो गई थी, और अब इन दोनों के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े भी होने लगे थे। और इसी वजह से ममता भी अपने फ्रेंड्स और कुलीग के साथ काफी ज्यादा रूड बिहेवियर में बात करने लगी थी। ममता के कुछ फ्रेंड्स उसके इस रूड बिहेवियर की वजह उससे पूछना तो चाहते थे, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे थे। और एक दिन ममता अचानक से ही गायब हो गई। 27th जुलाई 2024, that was the last time जब ममता को उसके हॉस्पिटल में उसके फ्रेंड्स और पुलिस के द्वारा देखा गया था। 28th जुलाई 2024, उसने अपनी एक दोस्त नादिया नवाडू को कॉल की ताकि वो अपनी तमाम बातें उसको बता सके, लेकिन उस दिन उसकी नादिया से बात नहीं हो सकी। और उसी दिन उसने अपनी और अपनी बेटी के साथ अपनी आखिरी वीडियो अपलोड की, और उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। अब ममता गायब है, और सबसे ज्यादा वेयर चीज ये थी कि 24 घंटे तक नरेश ने ममता की कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख पाई। और अब उसके कोलीग्स ने ममता के काफी दिन हॉस्पिटल ना आने के बाद उसकी पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। और अब 2 अगस्त 2024 पुलिस नरेश के घर पर पहुंची, तो नरेश ने कहा कि ममता अपनी सिस्टर के घर गई है। उसने ये भी बताया कि वो पहले भी अपनी सिस्टर के घर जाती रहती है, लेकिन अब उसे काफी दिन हो चुके हैं और वो अभी तक वापस नहीं लौटी। इसके अलावा नरेश ने उसके फ्रेंड्स और पुलिस को बताया कि वो बहुत जल्द ही डाइवोर्स लेने वाले हैं। We're looking for Miss Mamta Kafle. Yeah, she like on Tuesday, Wednesday, she left and then she says she gonna go either New York or Texas, and then she left she had the phone and then she destroyed that phone and then she left. Did she say why she left? Yeah, because we are about to separate and then the home inspection come here to I'm about to sell the home. अब इसका मतलब ये था कि उनके दरमियान जरूर कुछ चल रहा था, और वो एक दूसरे से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और अब पुलिस इस चीज को एज एन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन लेकर यहाँ से चली गई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो डिटेल्स बाहर निकल कर आने वाली थी, इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। एंड नाउ एट 4 अगस्त 2024 पुलिस दोबारा से नरेश के पास है ताकि उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर पाए। और अब नरेश ने पुलिस को बताया कि ममता अपने साथ अपने कुछ कपड़े और पासपोर्ट भी ले गई है, लेकिन पुलिस को नरेश की बात पर कहीं ना कहीं यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी एक बात दूसरी बात से मैच ही नहीं हो रही थी। उसकी बातों में काफी ज्यादा लूप होल नजर आ रहे थे। वो अपनी बातों से ही बता रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि कभी वो पुलिस को बताता कि उसने लास्ट टाइम ममता को 31 जुलाई की इवनिंग में देखा था, और कभी कहता कि उसने ममता को 1 अगस्त को लास्ट टाइम देखा था। उसके खुद के ही बयान आपस में मैच नहीं हो रहे थे, जहां से अब पुलिस को अब उसी पर ही शक होना स्टार्ट हो गया। लेकिन क्योंकि अब पुलिस के पास उसको पकड़ने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए कोई भी सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं था, इसलिए वो वहां से चुपचाप ही चले गए। लेकिन अब जब ममता को गायब हुए काफी दिन गुजर गए, तो अब ममता के सराउंडिंग के लोग और उसके फ्रेंड्स को खुद नरेश पर ही शक होना स्टार्ट हो गया।
क्योंकि उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ममता अपनी एक छोटी सी बेटी को, कि जिसके साथ वो काफी ज्यादा प्यार करती थी, उसको छोड़कर इतने दिनों के लिए कहीं जा सकती है। और अब सबको यही लग रहा था कि हो ना हो नरेश ने ही ममता के साथ कुछ किया है। इसके अलावा उसकी फ्रेंड ने बताया कि एक दिन ममता ने उससे ये बात की कि वो नरेश से डाइवोर्स लेने के बाद आगे मूव ऑन करने का सोच रही है। जब भी वो नरेश से डाइवोर्स लेने की बात करती थी या वो जाने लगती थी तो नरेश उसे जबरदस्ती ही रोक लिया करता था। उसकी एक फ्रेंड ने मीडिया को बताया कि ममता की बॉडी पर काफी ज्यादा निशान भी होते थे। इसका मतलब ये कि नरेश ममता को डोमेस्टिक वायलेंस का भी निशाना बनाया करता था। ऑल ऑफ दोस थिंग्स सजेस्ट कि ममता और नरेश का रिश्ता जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था, कि जैसे उनकी लाइफ सोशल मीडिया पर वेरी ग्लूमी और बहुत ही हैप्पी सी लगती थी, हकीकत में वो बहुत ज्यादा डार्क। नाउ नरेश पुलिस की काफी ज्यादा मदद कर रहा था, उनके साथ काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहा था। और दूसरी साइड पर ममता के को-वर्कर्स और कोलीग उसकी बेटी नीमा के लिए काफी ज्यादा सैड थे, क्योंकि वो नरेश पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फिक्रमंद थे कि अगर ममता के साथ कुछ हो गया तो उसकी बेटी के साथ क्या होगा। और अब इन सब ने मिलकर ममता के मिसिंग होने के खिलाफ रैलीज निकालना शुरू कर दी, लेकिन इन सब रैलीज में नरेश कहीं भी नजर नहीं आया। और अब पुलिस भी ममता को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और अब पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगी कि जिसमें नरेश को वॉलमार्ट से 3 चाकू खरीदते देखा जा सकता है। और उसने वॉलमार्ट से कुछ एक्स्ट्रा गार्बेज बैग भी खरीदे थे। और इससे अगले दिन उसने एक और वॉलमार्ट से कुछ वॉशिंग और क्लीनिंग सप्लाईज भी लिए थे। और दूसरा, नरेश ने पुलिस को यह भी बताया था कि ममता के जाने से पहले उन दोनों की आपस में काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी, जिस वजह से उसने अपना फोन दीवार में मारकर ही तोड़ दिया था और उसका फोन घर में ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेकिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन उसका घर नहीं बल्कि साथ का एक पार्क था। बट सब लोगों के सामने नरेश खुद को बड़ा ही सिंपथाइज सा फील करवा रहा था, वो लोगों से सिंपथी लेना चाह रहा था। बट ऑन द अदर साइड पुलिस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में बिजी थी। एंड नाउ एट 20 अगस्त 2024 उसकी बेटी नीमा का बर्थडे आया और नरेश ने एज अ गुड पेरेंट, एज अ गुड फादर उसके लिए एक बहुत ही बड़ी बर्थडे पार्टी अरेंज की, कि जिसमें उसने अपने तमाम फ्रेंड्स और नेबर्स को इनवाइट किया और सब लोग नीमा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह ले आए थे। लेकिन इस बर्थडे पार्टी में एक वियर्ड चीज ये थी लेकिन कि नरेश ने अपने उस घर में किसी को भी पिक बनाने की इजाजत नहीं थी, कि जैसे जब केक कटता है तो उस टाइम लोग पिक्स वगैरह या वीडियोस वगैरह बनाते, तो नरेश ने कहा कि उसकी प्राइवेसी की वजह से वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगा कि वो नीमा के साथ या मेरे इस घर में पिक बना सके। इस सब को देखकर लोगों को उस पर शक और भी ज्यादा बढ़ने लगा और ये शक यकीन में तब बदला कि जब अगले ही दिन पुलिस ने आकर उसको उसके घर पर से अरेस्ट कर लिया। और अब उन्होंने नरेश की कोई भी बात सुने बगैर उसके घर को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। और जब पुलिस ने उसके घर को इन्वेस्टिगेट किया तो उनको उसके घर में से कुछ ऐसा मिला कि जिसने सबके होश उड़ाकर रख दी। पुलिस को बेडरूम में खून के कुछ छींटे मिले जो कि बाथरूम की तरफ लीड कर रहे थे। दिस थिंग सजेस्टेड कि बॉडी को बेडरूम से बाथरूम की तरफ ड्रैग किया गया था। और नरेश जो 3 नाइफ्स वॉलमार्ट से लेकर आया था उनमें से 2 नाइफ्स मिसिंग थी और उसके घर में कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग सप्लाईज भी मौजूद थे। और ये सब चीजें उसको अरेस्ट करने के लिए एज एन एविडेंस काफी थी। और अब पुलिस ने इसको अरेस्ट करके एज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में ऐड कर लिया। Volume of blood, they used the words blood pooling. They identified large volumes of look like blood. और उसकी बेटी नीमा को फोस्टर केयर में दे दिया गया तब तक कि जब तक ममता के फैमिली वाले नीमा को लेने के लिए नहीं आ जाते। पुलिस ने नरेश से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तभी से नरेश पुलिस को यही कहता आ रहा कि वो ममता से प्यार करता है और उसने ममता के साथ कुछ भी नहीं किया। उसने काफी ज्यादा इंटरव्यूज भी दिए थे कि ममता के चले जाने के बाद, ममता के गुम या गायब हो जाने के बाद एक वही शख्स है जो काफी ज्यादा सफर कर रहा है। You mentioned to me on the phone that you're the one suffering tonight. You mentioned Yeah, I'm the sufferer one. I'm the sufferer. My baby and then myself, like we are suffering the most. और अब आहिस्ता आहिस्ता नरेश का चेहरा
सब लोगों के सामने आता जा रहा था। अब पुलिस ने नरेश पर कंसीलमेंट ऑफ डेड बॉडी के चार्जेस लगाकर उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन अभी भी पुलिस के पास कुछ इनफ एविडेंस नहीं थे कि नरेश ने ही ममता को मारा है। ममता को गायब हुए अब तकरीबन 5 मंथ गुजर चुके हैं और उसके फ्रेंड्स और कुलीग ममता को अभी तक ढूंढ रहे हैं और वो अभी भी ममता के घर के बाहर जाकर उसके लिए विशेस और कैंडल्स जलाते हैं। Scarves, and she really liked orange, she really liked green. Those were some of her favorite colors. They're looking for her. Yes. And her dog spotted a potential clue. The area that my dog had led me to, it was an area of disturbed earth in a peculiar shape. और ये चीज शो करती है कि लोग ममता से किस कदर प्यार करते थे। लेकिन अभी भी एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि ममता के साथ आखिर हुआ क्या था। क्या हकीकत में ममता को किसी ने मार दी या उसके साथ कुछ और ही हुआ था? क्योंकि अभी तक नरेश को पूरी तरह गिल्टी या ममता का मर्डरर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक नरेश पर कोर्ट ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन फॉर एन इंस्टेंस अगर हम नरेश को कातिल मान भी लें, तो अगर हम ये सोचें कि उसने ममता को क्यों मारा होगा, इसके पीछे का रीजन क्या होगा, तो कहानी कुछ इस तरह की थी कि इन फेब 2024 ममता ने पुलिस को अपने घर पर बुलाया था और उसने पुलिस को बताया कि नरेश उसको उसका ग्रीन कार्ड और उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, और इसके अलावा उसने पुलिस को ये भी बताया कि नरेश ने ही उसका फ़ोन तोड़ दिया है। और अब क्योंकि नरेश की जॉब भी चली गई थी, इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कर्जों में डूबने लगा था और अब बाहर का वो सारा गुस्सा आकर घर में ममता पर निकालता था। इसके साथ साथ वो 1200 कार इंस्टॉलमेंट और $6000 हाउस मॉर्टगेज भी भरता था। और इसके अलावा उसने ममता के नाम पर उसके फ्रेंड्स और कोलीग से काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस भी इकट्ठी कर ली थी। और इसके अलावा पुलिस को मालूम पड़ा कि ममता के गायब होने के बाद नरेश ने गूगल पर कुछ वियर्ड सर्चेस किए थे, लाइक व्हाट हैपेंड व्हेन स्पाउस डाइज, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू गेट मैरिड आफ्टर स्पाउस डेथ। ये तमाम एविडेंसेस, ये तमाम चीज़ें ये बात प्रूव कर रही थी कि नरेश के माइंड में आखिर चल क्या रहा था, और उसने ये सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक किया था। और पुलिस को नरेश की नाइफ पर लगे ब्लड में और ममता जो ब्रश यूज़ किया करती उस पर मौजूद बालों के डीएनए में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी मिली है। इसके अलावा पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिखा कि तकरीबन रात को 1:30 बजे के करीब कि नरेश डस्टबिन में कुछ गार्बेज बैग डाल रहा था। अब ये तमाम चीज़ें इसी तरह पॉइंट आउट करती हैं कि नरेश ने ही ममता को मारा है। और पुलिस के मुताबिक नरेश और ममता की आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई होगी और नरेश ने गुस्से में आकर उसको मार दिया होगा और एट द एंड उसकी बॉडी को काट कर डस्टबिन में डाल दिया हो। खैर, अभी भी इस केस के बारे में मजीद कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी नरेश पर कोर्ट ट्रायल्स चल रहे हैं। लेकिन इस सब सिनेरियो में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नीमा को होगी, क्योंकि एक तो उसका फादर नरेश जो कि जेल में है और ममता जिसका अभी तक कोई भी पता नहीं, तो ये बच्ची अपनी आगे की लाइफ किस तरह गुजारे। उम्मीद है कि ममता को उसका इंसाफ जल्द ही मिल जाएगा। इसी के साथ आज के केस से दें हमें इजाज़त और तब तक अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट होता है। खैर, अब मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इसके अलावा पुलिस को नरेश की नाइफ पर जो ब्लड लगा हुआ था उसके डीएनए से और सीमा और ममता जो ब्रश यूज़ करती थी उसमें मौजूद हेयर्स के डीएनए से ये चीज़ मिली है कि और उससे और ममता के ब्रश पर लगे कुछ हेयर्स के डीएनए में बनकर प्रॉब्लम जिसको होगी ये सब सुनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कि ममता के गायब होने के बाद नरेश ने कुछ वियर्ड और इसके अलावा